अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। जे.एन.के के हवाले से जाहिर है ये पूरा रीजन तकरीबन 150-200 करोड़ लोगों का रीजन सिर्फ जे.एन.के इशू पे होस्टेज है। और हर इंसान जो इस एरिया में रहता है वो इस इशू को सॉल्व देखना चाहता है, जो पीस चाहता है, जो हारमनी चाहता है। इस हवाले से लास्ट वीक हमने जम्मू से ताल्लुक़ रखने वाले डॉक्टर अमजद मिर्ज़ा साहब का इंटरव्यू किया था, जिससे कई नई चीज़ें पता चली थी। आज हमारे साथ हैं सुशील पंडित जी। सुशील पंडित जी एक अथॉरिटी हैं, ख़ास तौर पे उस रीजन की डेमोग्राफी, पॉलिटिक्स के हवाले से। मैं बीइंग ए स्टूडेंट ऑफ इंडियन पॉलिटिक्स एंड रीजनल पॉलिटिक्स, मैं खुद सुशील जी से बात करना चाहता था एक अरसे से, और कुछ चीज़ें अपने लिए भी और दर्शकों के लिए भी सुनना चाहता था उनसे। नमस्ते सुशील जी, एंड थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग अस। बहुत बहुत शुक्रिया, आपने मुझे याद किया और मेरे लिए ये बहुत गौरव की, सम्मान की बात है कि मैं आज आपके साथ बातचीत में भाग ले रहा हूँ। थैंक यू सर। सर, हम शुरुआत करते हैं कश्मीर से। कश्मीर, हम पाकिस्तानी, बीइंग पाकिस्तानी, जब भी मैं बचपन से आज तक सुनता हूँ तो कश्मीर की बात आती है तो पाकिस्तानी कहता है कि कश्मीर मुसलमान है और कश्मीर हमारा है। मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये भाट और लून और ये जितने भी कास्ट हैं कश्मीरी, हमने सुना ये तो हिंदू थे, तो ये कब से मुसलमान हुआ और ये कब से इनकी ठेकेदारी हुई? खास तौर पे जब मैं सुनता हूँ कि कश्मीर के सबसे बड़े ठेकेदार हैं सैयद अली गिलानी साहब, तो सैयद तो कश्मीरी कहाँ से हो गए? सैयद मीन्स अरब। तो जरा हमें समझाएं कि ये कश्मीरी मुसलमानों का कब से है और क्या इसकी बैकग्राउंड है? शुक्रिया आरिफ साहब। कश्मीर, आपने इस मौजू को रखते हुए कहा था कि 150-200 करोड़ लोगों की मुस्तकबिल से जुड़ा हुआ एक मुद्दा है और इसी वजह से ये पूरा खित्ता, ये पूरा इलाका परेशान है, तशद्दुद से घिरा हुआ है, इस पर जंगें हुई हैं। तो परवेज मुशर्रफ जी से एक बार एक सहाफ़ी ने पूछा था कि क्या कश्मीर का मुद्दा सुलझ जाएगा, तो आपको लगता है कि फिर कोई दिक्कत नहीं पेश आएगी, फिर सब कुछ ठीक होगा, अमन चैन होगा। तो मुशर्रफ साहब अपनी साफगोई के लिए बहुत जाने जाते हैं। आप उनके साथ एक अग्री करें या ना करें, लेकिन आपको ये मानना पड़ेगा कि उनके मुंह से गाहे बगाहे उनके दिल की बात निकल जाती है। तो उन्होंने एकदम जवाब दिया कि नहीं, ऐसा नहीं होगा, क्योंकि जब तक भारत का साइज और कैपेबिलिटी इतनी बड़ी है कि वो पाकिस्तान के लिए खतरा बनी रह सकती है, पाकिस्तान को हमेशा इस बात के लिए तैयार रहना पड़ेगा और भारत को तब तक उलझाए रखना पड़ेगा जब तक पाकिस्तान इस बात को लेके मुतमईन ना हो जाए कि अब भारत के बूते के बाहर है पाकिस्तान के विषय में, उसके बारे में किसी भी तरह की खामो ख्याल पालना, कोई उसको नुकसान पहुंचाने लायक कुव्वत रखना या हैसियत रखना। तो ये उन्होंने एक मिलिट्री स्ट्रैटेजिस्ट के नाते, एक पाकिस्तान के सिक्योरिटी डॉक्ट्रिन के नाते ये उन्होंने कहा, क्योंकि आप पाकिस्तान का अगर रवैया देखें पहले दिन से, जिन्ना साहब ने कहा था कि मुझे आई हैव रिसीव्ड अ मॉथ ईटन पाकिस्तान। उनको लगता था कि उन्हें दाएं बाएं भारत के एक मशरकी और एक मगरबी पाकिस्तान तो मिल गया है, लेकिन बीचों बीच एक बहुत बड़ा भारत खड़ा है
और इसका डर उन्हें सताता था कि जिस दिन इस भारत को पता चलेगा कि मेरे साथ क्या हुआ है, तो उस दिन पाकिस्तान का क्या हश्र होगा। और ये उनके मन में, उनके जहन में ये ख्याल उठना मुनासिब भी था, क्योंकि उनको मालूम था उन्होंने भारत के साथ क्या किया है। तो पाकिस्तान पहले दिन से एक सिक्योरिटी स्टेट बना, एक वेलफेयर स्टेट नहीं बना। पाकिस्तान में आर्मी का प्रोपोर्शन किसी भी ऑर्डिनरी स्टेट से बहुत ज्यादा था। उसका अपनी फौज पर खर्च और उसकी फौज का साइज दोनों एक नॉर्मल स्टेट के, और खासकर ऐसा स्टेट जो डेवलपिंग स्टेट हो, जहां गुर्बत हो, जहां अभी तरक्की नहीं हुई हो, एक तरक्की याफ्ता रियासत के लिए, एक जहां गुर्बत का आलम ऐसा हो कि लोगों के पास खाने और रहने के इंतजाम करने की जरूरतें हों, तो ऐसी रियासत के लिए इतनी बड़ी फौज पालना और इतना खर्च करना ये मुनासिब नहीं था। और ये उसी सूरत हाल में जायज ठहराया जा सकता था जब तक कि ये फियर परसेप्शन, ये इनसिक्योरिटी ना पैदा की जाए कि हमें खतरा है, हमारे वजूद को खतरा है। और ऐसे में भारत की भी हालत कोई बहुत अच्छी नहीं थी। हम भी एक उसी खित्ते से थे, वही एक बड़ा हिंदुस्तान था जिसमें से पाकिस्तान अलग हुआ था, तो हमारी माली हालत भी बहुत अच्छी नहीं थी। तो ऐसे में शायद उनको ये लगा होगा कि पहले दिन से ही अगर वो दबाव बनाए तो ज्यादा अच्छा है। दूसरी बात, उनके जहन में सिर्फ दाएं बाएं दो पाकिस्तान खड़े कर देने का मंसूबा नहीं था। वो भारत के पेट में कम से कम आधा दर्जन पाकिस्तान देखना चाहते थे। तो जब ये सवाल उठा कि ब्रिटिश इंडिया का तो फैसला तकसीम करके हो गया, तो ये जो प्रिंसली इंडिया है जिस पर अंग्रेजी कानून लागू नहीं होता, क्योंकि हमारी जो 15 अगस्त को आजादी मिली थी वो अंग्रेज ने एक कानून बना करके दी थी। ब्रिटिश पार्लियामेंट में इंडिया इंडिपेंडेंस एक्ट पास किया गया था, उसके तहत सत्ता का हस्तांतरण हुआ था, ट्रांसफर ऑफ पावर हुई थी। तो वो जो ट्रांसफर ऑफ पावर है वो लागू की गई और उसके तहत हिंदुस्तान और पाकिस्तान वजूद में आए। लेकिन जो रियासतें थीं उनको फैसला करना था कि वो कहां जाएंगी। और जब ये सवाल उठा कि वो कैसे फैसला करेंगी, तो कांग्रेस ने कहा कि आप वहां के अवाम से पूछ लीजिए कि वो कहां जाना चाहते हैं। तो इस पर जिन्ना साहब ने ही एक ऑब्जेक्शन उठाई, एक आपत्ति उठाई कि क्या आपने हिंदुस्तान पाकिस्तान की तकसीम लोगों से पूछ के की है? There was no reference to people. कोई रेफरेंडम नहीं था, कोई जनमत संग्रह नहीं था। तो किसने फैसला किया? उन्होंने कहा कि कहा गया उन्हें कि जो सॉवरेन है ब्रिटिश इंडिया की वो है क्वीन। तो क्वीन ने अपने अख्तियार का इस्तेमाल करते हुए सर सिरिल रैडक्लिफ कमीशन बनाया और उसको ये हुक्म दिया कि जहां मुसलमानों की अक्सरियत है वो पाकिस्तान बनेगा और बाकी का बचा हुआ हिंदुस्तान होगा। तो इसी के चलते सिंध, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा पाकिस्तान के हिस्से आए और मशरिक में बंगाल के हिस्से किए गए और वहां मशरकी पाकिस्तान बना। तो अगर क्वीन सॉवरेन थी और उस रियासतों में सॉवरेन कौन है, तो पाया गया कि वहां के राजा, नवाब, निजाम, महाराजा ये सब हैं। तो आप उन पर अपनी जमहूरियत क्यों थोपते हैं?
वहां लोगों से क्यों पूछते हैं? जो वहां के सॉवरेन है वो फैसला करेंगे। जैसे ब्रिटिश इंडिया की सॉवरेन क्वीन थी और उसने फैसला किया ऐसे तकसीम होगा, तो रियासतों के सॉवरेन्स पे ये छोड़ा जाए। अब सुनने को तो ये एक वकील की दलील थी और उसमें थोड़ा दम भी था, लेकिन उसके पीछे एक सियासत थी आरिफ भाई, और वो सियासत ये थी कि ज्यादातर रियासतें जहां मुसलमान हुक्मरान थे, वहां की अगर आप अवाम से पूछते तो वो भारत मांगते, लेकिन अगर आप निजामों और नवाबों से पूछेंगे जो मुस्लिम लीग को फंड करते थे और जो जिन्ना की जेब में थे, वो तो मुसलमान पाकिस्तान के हक में बात करते। तो ऐसे में वो चाहते थे कि ब्रिटिश इंडिया का जो तकसीम हुआ सो हुआ, उसके बाद निजाम हैदराबाद, नवाब जूनागढ़, नवाब भोपाल, नवाब आरकोट, कोल्हापुर, ये सब के सब मिलकर के, बीजापुर, गोलकोंडा, यहां के लोग मिलकर के हिंदुस्तान के पेट में, जुनूब में एक और पाकिस्तान तामीर करें। अगर आप सालार जंग म्यूजियम जाएंगे जो हैदराबाद में है, वहां पर साउथ पाकिस्तान का एक नक्शा आपको मिलेगा, उसका तस्वुर था। तो वो हिंदुस्तान के पेट में एक पाकिस्तान देखना चाहते थे, और फिर वो पाकिस्तान और मशरकी और मगरबी पाकिस्तान को जोड़ने वाला एक कॉरिडोर भी देखना चाहते थे, ताकि बीच की रियासतों को मिला करके उनमें एक कनेक्शन, एक टेरेस्ट्रियल कनेक्शन, नॉर्थ इंडिया। जी हाँ बिल्कुल, बीच में से गुजरता हुआ एक कॉरिडोर हो जो कि ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान को जोड़े। तो इसका मतलब जो बचा हुआ हिंदुस्तान उभरता, वो कटा फटा टुकड़ों में, कुछ शुमाल में, कुछ जुनूब में। ये उनका तस्वुर था कि बीच में एक मुश्त, एक रियासत जो बड़ी हो और मुकम्मल हो और खुद मुख्तार हो और मजबूत हो, वो ना उभरे, ताकि पाकिस्तान के लिए किसी तरह की कोई मुश्किल दरपेश ना आए। ये तस्वुर था उनका, और इसमें सिर्फ एक एक्सेप्शन था कश्मीर, क्योंकि वहां पर 70% के करीब जो अवाम था वो मुसलमान अवाम था, लेकिन महाराजा हिंदू था। अच्छा, ये 70% कश्मीर का कह रहे हैं कि पूरी लद्दाख जम्मू कश्मीर मिला के? पूरी रियासत का, क्योंकि उसमें गिलगिट बाल्टिस्तान भी था, उसमें मुजफ्फराबाद भी था, मीरपुर भी था, और फिर जम्मू का हिस्सा था, लद्दाख का हिस्सा था। तो इस पूरे हिस्से को, इस पूरी रियासत को अगर देखते आप एक मुश्त, तो लगभग 70% अवाम इसमें मुसलमान था। लेकिन आपने तय किया था कि ये फैसले महाराजे और नवाब और राजा तय करेंगे, तो वहां ये एक्सेप्शन हो गई कि राजा तो मुसलमान था, हिंदू था, महाराजा हिंदू था कश्मीर का, चाहे वहां का आवाम मुसलमान हो। तो लोगों ने जिन्ना से पूछा कि आपने कश्मीर के बारे में जुआ तो नहीं खेल लिया है, क्योंकि जिस बिना पर निजाम हैदराबाद और नवाब जूनागढ़ और नवाब भोपाल हिंदुस्तान में नहीं जाएंगे, उसी बिना पर हो सकता है कश्मीर पाकिस्तान ना आए, क्योंकि हिंदू महाराजा शायद तय करे कि उसे नहीं जाना है पाकिस्तान। तब आप क्या करेंगे? तो तब जिन्ना साहब ने कहा था कि नहीं, कश्मीर वो सेब है जो मेरी जेब में पहले से ही है। और उनसे पूछा गया कैसे, तो उन्होंने 3 वजह बताई। उन्होंने कहा कि सबसे पहली बात यह है कि 70% अक्सरियत जहां मुसलमानों की हो, उसको हिंदुस्तान अपने पास कैसे रख पाएगा? हिंदुस्तान के लिए यह बड़ा मुश्किल होगा। और दूसरा उन्होंने कहा कि कश्मीर, जम्मू कश्मीर रियासत पाकिस्तान की सीमा से, उसके बॉर्डर से सटी हुई रियासत है। वहां पाकिस्तान कभी भी इंटरवीन कर सकता है, मुदाखलत कर सकता है, लेकिन
हैदराबाद मुदाखलत नहीं कर पाएगा, वो बहुत दूर है। जूनागढ़ मुदाखलत नहीं कर पाएगा, भोपाल मुदाखलत नहीं कर पाएगा। तो ये एक इशू था जो कि उन्होंने दूसरा बताया, वजह थी कि पाकिस्तान के लिए ये शर्त जरूरी थी। और तीसरी शर्त जो उन्होंने बताई, वो कहा कि कश्मीर को जाने वाले जो रास्ते हैं वो सब पाकिस्तान होकर के जाते हैं। जो कश्मीर वादी है उसका रास्ता बारामूला मुजफ्फराबाद होते हुए रावलपिंडी निकलता है, जमीन का रास्ता। जो जम्मू का रास्ता है वो रणबीर सिंहपुरा होते हुए सियालकोट निकलता है। और क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत एक लैंडलॉक्ड रियासत है, अपनी तमाम बुनियादी जरूरतों के लिए वो पाकिस्तान के ऊपर निर्भर करती है, डिपेंड करती है। यहां तक कि नमक और मिट्टी का तेल पाकिस्तान से आता है। तो ये तीन बड़ी वजह हैं कि जम्मू कश्मीर पाकिस्तान के अलावा कुछ और सोच नहीं सकता, और अगर सोचे भी तो हमारे पास वो कुव्वत, वो सलाहियत है कि हम मुदाखलत करके उसको निपटा सकें। लेकिन हमें हिंदुस्तान के अंदर पाकिस्तान पैदा करने हैं, उसको टुकड़ों में काटना फाड़ना है, तो उसके लिए हमें वहां के नवाबों और निजामों को ताकत देनी होगी, उन्हें खुद मुख्तारी देनी होगी, जिससे कि वो पाकिस्तान के हक में फैसला कर सके। तो ये एक पस मंजर है, ये एक कॉन्टेक्स्ट है जिसमें हमारा इस हिंदुस्तान पाकिस्तान का बंटवारा हुआ। और कश्मीर इस तरह उलझा कि जिन्ना साहब के मंसूबे किसी काम नहीं आए। सरदार पटेल ने समझाकर, बुझाकर, डराकर, धमकाकर, ललचाकर, हर तरीके से मनाकर सबको एक कर लिया। 15 अगस्त 1947 तक आते आते पूरे हिंदुस्तान में ये एका हो गया और सब रियासतें इधर मिल गईं। सिर्फ 2 रियासतें बची, एक हैदराबाद और एक जम्मू कश्मीर। इधर नेहरू और महाराजा हरि सिंह में खटपट चल रही थी। वो खटपट यूं चल रही थी कि शेख और नेहरू में काफी दोस्ती थी। शेख अब्दुल्ला जो कश्मीर के एक अच्छे कायद थे, जाने माने लीडर थे, जब इंडिया में क्विट इंडिया मूवमेंट चला तो उन्होंने क्विट कश्मीर मूवमेंट शुरू किया था 1946 में। इंडिया का क्विट इंडिया मूवमेंट चला था 1942 में। और ये अंग्रेजों के इशारे पर और महाराजा हरि सिंह को तंग करने के लिए था। महात्मा गांधी ने शेख अब्दुल्ला को समझाया कि भाई अंग्रेज के खिलाफ क्विट इंडिया मूवमेंट इसलिए है क्योंकि वो तो बहुत दूर से आया है, विलायत में रहता है, दिल हिंदुस्तान में उसका क्या काम है, यहाँ तो कोई उसका लेना देना नहीं। लेकिन महाराजा तो यहीं का है, वो कहाँ जाएगा, वो कोई बाहर से थोड़े ही आया है, तो आप उसको बाहर कहाँ भेजेंगे। और दूसरी बात ये कि महाराजा बहुत वतन परस्त था। उसने अंग्रेजों से दुश्मनी मोल इसीलिए ली थी कि उसने 1930 की गोलमेज कॉन्फ्रेंस में साफ साफ अंग्रेज से कहा था कि आपको हिंदुस्तान को आजाद कर देना चाहिए और हिंदुस्तान को ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली इंडिया जैसे आर्टिफिशियल डिविजन्स में नहीं बांटना चाहिए, क्योंकि तब उस गोलमेज कॉन्फ्रेंस में करीब 14 रियासतों के बड़े नवाब, निजाम, महाराजा आए थे लंदन, जो बाकी सभी रियासतों की नुमाइंदगी कर रहे थे। और ये गोलमेज कॉन्फ्रेंस हुई ही इस वजह से थी कि कांग्रेस की जो मूवमेंट्स चल रही थी, जिसे वो नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट कहते थे,
असहयोग आंदोलन या जो एक फ्रीडम मूवमेंट के अलग अलग दौर थे, तो उसमें उन्होंने कांग्रेस को अपनी औकात बताने के लिए कि भाई देखिए, ब्रिटिश इंडिया के हुक्मरान हम हैं और प्रिंसली इंडिया के हुक्मरान ये 14 बैठे हैं और हम सब कानूनन अपनी अपनी रियासतें संभाल रहे हैं, हमारा एक वजूद है। आप कांग्रेस कहां से, किस खेत की मूली हैं और आप किसकी बिना पर, आपने कौन सा चुनाव लड़ा है, कौन सा इलेक्शन लड़ा है, किसने आपको मुंतखब किया है, आप होते कौन है हिंदुस्तान के बारे में बात करने वाले। तो इस लिहाज से ये कॉन्फ्रेंस बुलाई गई थी ताकि कांग्रेस को बताया जा सके कि वो इररिलेवेंट है, वो कहीं शुमार में नहीं है। और उस कॉन्फ्रेंस में महाराजा हरि सिंह ने अंग्रेज को खड़े होकर कहा था कि हिंदुस्तान अगर आजादी का तलबगार है तो उसे आजाद कर देना चाहिए, और दूसरी बात, हिंदुस्तान एक है, मेरी रियासत हिंदुस्तान का हिस्सा है, आप हिंदुस्तान को इन आर्टिफिशियल डिविजन्स में ब्रिटिश इंडिया और प्रिंसली इंडिया में नहीं बांट सकते, ये सदियों से एक मुल्क रहा है। और तीसरी बात जो उन्होंने कही, मतलब जो अंग्रेज उससे चाहते थे, वो था कि गिलगिट बाल्टिस्तान की एजेंसी उन्हें 99 ईयर लीज पे मिल जाए, जो कि महाराजा ने मना कर दिया। अंग्रेज इसलिए चाहते थे क्योंकि रूस में क्रांति हो गई थी 1917 में, एक बड़ा रेवोल्यूशन आया था रूस में, सोवियत यूनियन में, और उसके जो बॉर्डर्स थे वो कश्मीर तक पहुंच गए थे, वो वाकन कॉरिडोर के ठीक नॉर्थ में सोवियत यूनियन पहुंच गया था। और वो जो एक रेवोल्यूशन था वो मोनार्की के खिलाफ था, फ्यूडलिज्म के खिलाफ था, कॉलोनियलिज्म के खिलाफ था। और अंग्रेज जो थे ये तीनों ही थे, मोनार्की भी थे, कॉलोनियल पावर भी थे, फ्यूडल पावर भी थे। तो उन्हें लगता था कि सोवियत यूनियन पर नजर रखना जरूरी है, इसीलिए वो महाराजा से गिलगिट बाल्टिस्तान 99 साल के लिए वहां अपने अड्डे बनाने के लिए, अपने फौजी अड्डे बनाने के लिए मांग रहे थे। तो महाराजा ने उन्हें कहा कि भाई आपसे मैंने अभी अर्ज किया है कि आपको हिंदुस्तान को आजाद कर देना चाहिए, ये कुछ महीनों, ज्यादा से ज्यादा साल 2 साल की बात है, तो इसमें आपको 99 साल की लीज में कैसे दे सकता हूं। तो उन्होंने मना कर दिया। इन 3 वजूहात से परेशान होकर अंग्रेज ने शेख अब्दुल्ला को पाल पोस कर महाराजा के खिलाफ इस्तेमाल करना शुरू किया, और शेख अब्दुल्ला ने उस मूवमेंट को एंटी फ्यूडल मूवमेंट के तौर पर कश्मीर में लॉन्च किया। उन्होंने अपनी पार्टी बनाई, जम्मू एंड कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस, और उन्होंने इस मूवमेंट को इस बिना पे लॉन्च किया कि मुसलमान अक्सरियत एक काफिर हुक्मरान के तहत नहीं महकूम नहीं हो सकती, ये कुरान में जायज नहीं है। तो उन्होंने, क्योंकि मुस्लिम अक्सरियत की रियासत थी जम्मू कश्मीर, हिंदू महाराजा के खिलाफ इस बिना पर भड़काना शुरू किया और अपनी जमात का नाम रखा जम्मू कश्मीर मुस्लिम कॉन्फ्रेंस। तो नेहरू ने उन्हें यह कहकर समझाया, मनाया कि अगर आप अपनी इस मुहिम को जारी रखें लेकिन नाम मुस्लिम से अलग कर दें, क्योंकि फिर वो सेक्युलर हो जाएगी तो ज्यादा अच्छा है, कांग्रेस के लिए भी मुनासिब होगा। और जितनी भी रियासतें देश भर में थीं, क्योंकि ब्रिटिश इंडिया में फ्रीडम मूवमेंट चल रही थी, तो कांग्रेस ने कहा कि रियासतों की आवाम फ्रीडम मूवमेंट से अलग क्यों रहे। तो रियासतों में भी फ्रीडम मूवमेंट की कोई गूंज, कोई एको, कोई परछाई पड़नी चाहिए। तो एक ऑल स्टेट्स पीपल्स कॉन्फ्रेंस बनाई गई, सभी रियासतों की मिला के पीपल्स कॉन्फ्रेंस, वहां के लोगों को इकट्ठा करके एक जमात बनाई गई, और उसका सदर
नेहरू ने शेख अब्दुल्ला को मुंतखब किया खुश करने के लिए कि तुम जिस तरह कश्मीर में राजा के खिलाफ एक मुहिम चलाए हुए हो, पूरे देश में सभी राजाओं के खिलाफ मुहिम चलाने के लिए ऑल स्टेट पीपल्स कॉन्फ्रेंस बना करके उसका सदर उनको मुंतखब, इस तरह इन दोनों की दोस्ती परवान चढ़ी। तो 7-8 साल में उसने अपनी जमात का नाम बदलकर नेशनल कॉन्फ्रेंस कर दिया, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस से। जहनियत बदली कि नहीं ये मैं नहीं जानता, लेकिन नाम जरूर बदला और उनको हिंदुस्तान भर में नेता के तौर पे प्रोजेक्ट करने की कोशिश की। ऐसे में जिन्ना साहब को ये अच्छा नहीं लगा कि मेरे अलावा भी मुसलमानों का कोई लीडर हो सकता है। वो इस मामले में थोड़े अक्खड़ थे, अपने सामने अपने बराबर किसी को मुसलमानों का कायद समझते नहीं थे। तो जब वो कश्मीर गए और शेख से बात की कि चलिए, शेख साहब ने इनसे कहा कि मैं कश्मीर के बारे में कुछ खास शरायत रखना चाहता हूं, पाकिस्तान के अंदर जब कश्मीर आएगा तो कश्मीर के मुसलमानों के लिए कुछ खास शर्तें। तो उन्होंने कहा ऐसा कुछ नहीं होगा, जब पाकिस्तान बन जाएगा तब बात करेंगे, अभी शर्तों पे कुछ नहीं होगा। टका सा जवाब दे दिया जिससे शेख भी उखड़ गए और जिन्ना तो उखड़े हुए थे ही। तो एक तरफ नेहरू और शेख की दोस्ती थी और दूसरी तरफ शेख और जिन्ना की अनबन थी, और इसमें नेहरू और महाराजा की भी अनबन थी। वो अनबन ऐसे हुई कि जब शेख को महाराजा ने गिरफ्तार किया क्विट कश्मीर मूवमेंट के चलते, तो नेहरू पहुंच गए उस मूवमेंट को लीड करने। और क्योंकि शेख ने एक जुर्म किया था, ट्रीजन किया था महाराजा के खिलाफ मूवमेंट लीड करते हुए, उसके खिलाफ बगावत बुलंद की थी और वो एक जुर्म था, तो नेहरू जब उस जुर्म को करने पहुंचे तो महाराजा ने उन्हें भी गिरफ्तार कर लिया। और नेहरू जो सोचते थे कि मैं आने वाले हिंदुस्तान का वजीर आजम हूं, ये कौन सा किस बला का महाराजा है जिसने मुझे गिरफ्तार करने की हिमाकत की है, तो उन्होंने उसके खिलाफ एक बहुत बड़ी नफरत पाल ली। और जब वो महाराजा बात करना चाहता था नेहरू से एक्सेशन के बारे में, उन्होंने कहा जब तक शेख को अपना वजीर आजम नहीं बनाओगे और उसको नहीं भेजोगे मुझसे बात करने, तुमसे कोई बात नहीं होगी। तो इस वजह, और सरदार पटेल को कश्मीर के मामलों से अलग रखा। तो सरदार पटेल जिसने पूरे हिंदुस्तान को एक कर दिया 15 अगस्त आते आते, और कश्मीर के मामलों से उसे अलग रखा गया, और कश्मीर के राजा से नेहरू बात करके राजी नहीं, क्योंकि शेख अब्दुल्ला जो जेल में है उसको पहले प्रधानमंत्री बनाइए, वजीर आजम बनाइए, तब नेहरू बात करेंगे। तो कश्मीर का मामला इस वजह से लटका रहा। महाराजा बात करना चाहते थे, नेहरू बात होने नहीं दे रहा था, क्योंकि शेख पर वो जिद बनाए बैठे थे। तो इधर जिन्ना को लगा कि पूरे देश में अपनी रियासतें खड़ी करने का मंसूबा तो नहीं रहा, ऐसा ना हो कश्मीर हाथ से निकल जाए, तो उन्होंने उन दिनों एक साहब हुआ करते थे इस्कंदर मिर्जा, वो खैबर पख्तूनख्वा के गवर्नर हुआ करते थे, फ्रंटियर प्रोविंस कहा जाता था उसको तब। उन्होंने कहा कि इधर से अंग्रेजी जो छावनियां हैं वो हट रही हैं, और जो पठान हैं उनके ठेके वेके, उनकी नौकरियां, उनके काम धंधे बंद हो रहे हैं, और ये सब हथियार बंद हैं, इनका क्या करें, ये तो परेशान करेंगे। तो जिन्हा ने कहा कि ठीक है, ये जो महसूद ट्राइबल्स हैं इनके ट्रक चला करते थे कराची से पेशावर, ये छावनियों में सप्लाई का काम किया करते थे, हथियारबंद भी थे, ट्रक भी इनके पास थे। तो सिकंदर मिर्जा से कहा गया कि आप 1000 ट्रक और 10,000 जिहादी भेज दीजिए कश्मीर की तरफ, कहिए वहां जिहाद करना है, वहां बहुत माल गनीमत है। और उसके साथ पाकिस्तानी फौज के कुछ अफसर और जवान लगाए गए। तो पाकिस्तान ने जम्मू कश्मीर रियासत पर धावा बोल दिया 20 अक्टूबर 1947 को। 14 अगस्त को पाकिस्तान वजूद में आया था,
और फिर महाराजा ने जिन्ना से मोहलत मांगी थी, एक स्टैंड स्टिल एग्रीमेंट साइन किया था कि साहब मुझे अभी कोई भी फैसला लेने में दुश्वारियां दरपेश हैं, मुझे बहुत लोगों से इस पर मशवरा करना है, मेरी रियासत में किस्म किस्म के लोग हैं, जगह जगह अलग बोलियां बोली जाती हैं, अलग अलग रीजन्स हैं, क्लाइमेट्स हैं, ज्योग्राफीज हैं, तो मैं सबसे राय मशवरा करूं, इसमें वक्त लग रहा है। तो जिन्ना साहब ने बहुत शौक से वो साइन कर लिया कि मैं ठीक है, तब तक कोई मुदाखलत नहीं करूंगा, किसी भी तरह का स्टेटस को बिगाड़ने वाली चीज नहीं करेंगे। लेकिन फिर हमला कर दिया, और हमला करने से पहले जो फौज थी महाराजा की, उसमें जाहिर है कि बहुत से मुसलमान फौजी भी थे, उनमें घुसपैठ करके बगावत पैदा कर दी, क्योंकि इस्लाम के नाम पर पाकिस्तान बना था और जम्मू कश्मीर का महाराजा हिंदू था। और कहा गया कि महाराजा को चेताया गया कि भाई देखिए ऐसा ना हो कि बगावत हो जाए। उन्होंने कहा नहीं, ये सब मेरे बहुत जाने माने लोग हैं, मेरे वफादार हैं, ऐसा कुछ नहीं होगा। लेकिन मीरपुर में कर्नल नारायण सिंह की क़यादत में जो फौज तैनात थी, उसके मुसलमान फौजियों ने रात को अपने साथी फौजियों, ब्रदर सोल्जर्स को निहत्था करके मार दिया, कत्ल कर दिया। और वहां से बगावत शुरू हुई, और फिर महाराजा की फौज तितर बितर हो गई, और उधर मैसूद पठानों का हमला और पाकिस्तानी फौज का हमला जारी था। तो महाराजा भागकर दिल्ली आए और बोला कि मेरी हिफाजत कीजिए। नेहरू ने कहा कि जब तक शेख आपका वजीर आजम नहीं बनेगा, और कश्मीर वैसे भी भारत का हिस्सा नहीं है, भारत की फौज भारत की हिफाजत के लिए है। तो फिर उन्होंने बिना शर्त न सिर्फ भारत के साथ इलाक किया, बल्कि शेख को भी नेहरू की मर्जी के साथ, मतलब अपना नुमाइंदा बनाया और कहा कि ठीक है ये वजीर आजम भी बनेंगे, अपने सब अख्तियार छोड़ दिए। तो उस लेटर ऑफ एक्सेशन पर लॉर्ड माउंटबैटन और महाराजा हरि सिंह के दस्तखत हैं, जिसके तहत जम्मू कश्मीर रियासत हिंदुस्तान में एक्सीड कर गई, उसका एक्सेशन हुआ। ये बड़ा लंबा सा जवाब मैंने आपको दिया, पूरी तारीख बताते हुए। बहुत जरूरी, क्योंकि ये सब चीजें हर आदमी जी, तो ये इस कॉन्टेक्स्ट में कश्मीर न सिर्फ भारत में आया, बल्कि कश्मीर पर भारत और पाकिस्तान की पहली जंग हुई। और ये जंग लगभग 1.25 साल चली। इसी बीच नेहरू यूनाइटेड नेशंस भी चले गए, और यूनाइटेड नेशंस में सिक्योरिटी काउंसिल में ये जब कहा गया कि पाकिस्तान हमलावर है, तो पाकिस्तान ने कहा नहीं, आप कश्मीर को जबरदस्ती अपने साथ रखना चाहते हैं और वहां के मुसलमान नहीं चाहते, तो उन्होंने बगावत कर दी है और आप हम पर ये थोप रहे हैं। तो फिर एक कमीशन बनाया गया, एक ऑस्ट्रेलियन जज थे, उनका कमीशन बनाया गया और उन्हें हिंदुस्तान और पाकिस्तान खोजबीन करने के लिए भेजा गया। और उन्होंने, उनको जब सबूत दिए गए, पकड़े गए पाकिस्तानी प्रिजनर्स ऑफ वॉर, उनकी शिनाख्ती दस्तावेज, उनका असला, और वो लेकर के जब पाकिस्तान गए, तो पाकिस्तान ने कबूला कि हाँ हमारे कुछ फौजी कश्मीर में हैं, हालांकि हमारे कागजों में वो छुट्टी पर हैं, लेकिन हो सकता है कश्मीर में मुसलमानों पर तशद्दुद होता देखकर उनसे रहा नहीं गया और अपने भाइयों की खिदमत करने वो पहुंच गए।
ऐसा कुछ गोलमोल झूठ बोला उन्होंने। और जब पाकिस्तान मान गया कि हमारी फौज कश्मीर में है, तो हिंदुस्तानी फौज ने अपनी सरकार से, नेहरू से कहा कि हमें अगर ये मुकम्मल तौर पे जंग जीतनी है तो हमें सप्लाई लाइंस को और कमांड एंड कंट्रोल स्ट्रक्चर को टारगेट करना पड़ेगा, वरना ये जंग हर पंचायत, हर कस्बे, हर गली मोहल्ले में लड़ी जाती रहेगी और न जाने कितनी देर चलेगी। नेहरू ने मना कर दिया। उन्होंने कहा नहीं, एक भी गोली बॉर्डर के पार नहीं मारी जाएगी। तो फौज ने पूछा क्यों? पाकिस्तान तो मान गया है, सिक्योरिटी काउंसिल में मान गया है कि उनकी फौज यहां पर दाखिल हो गई है। तो नेहरू ने कहा वो मान गया हो, लेकिन पाकिस्तान ने अभी तक फॉर्मली वॉर नहीं घोषित की है हम पर। दे हैव नॉट डिक्लेयर्ड वॉर ऑन अस। तो इसलिए आप भी अपना एक हाथ पीठ पीछे बांधकर लड़ते रहिए। तो लड़ते लड़ते कोई 1.25 साल हो गया और कोई 60% कश्मीर इन्वेजन से फ्री करा लिया गया। अच्छा, तो फौजें आगे आगे से आगे थी जी, पाकिस्तान के जो ट्राइबल्स थे, ये आप जो एलियंस थे, इससे भी आगे आ चुके थे। ये एयरपोर्ट तक पहुंच गए थे श्रीनगर के। अच्छा, जी हाँ, और एयरपोर्ट सिर्फ एक रास्ता बचा था हिंदुस्तानी फौज के कश्मीर में दाखिल होने का, क्योंकि सड़क का तो कोई रास्ता था नहीं। अक्टूबर का महीना था और केवल एयरपोर्ट से लैंड करके आप फौजियां उतार सकते थे वादी में। और एयरपोर्ट घिर चुका था। जब पहली कुछ जहाजों ने वहां लैंडिंग की तो सबसे पहला मोर्चा तो एयरपोर्ट पे लगा। अच्छा, और एयरपोर्ट से जंग शुरू हुई और फिर पीछे धकेलते 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 बारामूला, उरी के पार जब धकेल दिया, इसमें 1.25 साल लगा। और उसके बाद शेख साहब ने कहा कि अब वादी जो है, इसमें किसी तरह की इन्वेजन, मुदाखलत पाकिस्तान की नहीं है। वो इससे बाहर का जो इलाका है, वहां के लोग कश्मीरी बोलते नहीं, मेरी क़यादत समझते नहीं, वो जिन्ना के साथ हैं, वहां मैं इलेक्शन लड़ूंगा भी तो जीतूंगा कैसे? तो नेहरू ने कहा ठीक है, वो हिस्सा पाकिस्तान को दे देते हैं। तो वन साइडेड यूनिलैटरल सीज फायर 1 जनवरी 1949 को इंडिया ने अपनी तरफ से ऐलान कर दिया। वो भी तब जब हमारी फौज कहती रह गई कि हमें कुछ हफ्तों की मोहलत दीजिए, हम पूरा कश्मीर फ्री कर देंगे। लेकिन शेख को वो मंजूर नहीं था, क्योंकि गिलगित बल्टिस्तान के मुजफ्फराबाद और मीरपुर के लोग शेख से उतने मुतासिर नहीं थे, क्योंकि यहां पर पंजाबियों का ज्यादा असर था और उधर पठानों का ज्यादा असर था। तो हमारी बढ़ती हुई फौज को हमारे ही वजीर आजम ने, हमारी ही सरकार ने रोक लिया। और इस तरह लगभग 37-38% हिस्सा कश्मीर का आज पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर कहलाता है। और ये एक मुसलसल जंग का बायस बन गया है। तो हम ये समझे आप इस बात से इस पूरे कांड, हिंदुस्तान के भी, और ये जो आप की सूरत हाल बताई कि हम जीती जा सकते हैं, और सारी चीजें ये समझते हैं कि इज मोर रिस्पेक्ट फॉर ऑल दी देन एनीवन। और नेहरू जी पर हिंदुस्तान फौजी को आज के आतंकवादी के पुनः के फौजियों को चलाने की इजाजत एग्रीमेंट है। नेहरू साहब ने पाकिस्तान हर जगह भारत को बांध के रखा था। हम आपकी सारी ये चीजें नहीं होते कि अगर सबसे बड़ा कोई इंसान है नेहरू, और पाकिस्तान, और दे बोथ अनटिल नाउ, ये क्या मजाक? आपकी आवाज थोड़ा टूट टूट के आ रही है।
मैं वापस अपना सवाल, आवाज जी, सही अब सही आ रही है? थोड़ा थोड़ा बेहतर हुई है। अच्छा, मेरा सवाल ये है कि आप पूरा जो के केस अभी हम था, उसके हिसाब से तो मुझे सबसे बड़े कल्प्रिट अब्दुल्ला खान, नेहरू की नजर आती है, इस ठीक बात वजह है। से और दूसरों के। तो आज तक ये इंडिया पर रूल कर रहे हैं और कश्मीर पर रूल कर रहे हैं, अब्दुल्ला खानदान भी और नेहरू खानदान भी। तो जी, क्या क्या ऐसी वजह है कि हिंदुस्तानी एक इतनी पढ़ी लिखी कौम, हिस्टोरिकली एक कौम, एक खानदान की कितनी हद तक गुलाम। जी, ऐसा हुआ कि हिंदुस्तान में बंटवारे के बाद एक तरबियत दी गई, एक नजरिया रखा गया कि चलिए अब जो हुआ सो हुआ, इसे भूल जाइए। अब हम हिंदुस्तान के अंदर भी और हिंदुस्तान के बाहर भी एक सेक्युलर निज़ाम रखेंगे और जो वाकयात हुए हैं उस पर मिट्टी डालेंगे और नए सिरे से एक मुल्क तामीर करेंगे, एक सोसाइटी बनाएंगे। अब उस दौर में शेख अब्दुल्ला को तश्तरी पे रख के पावर दी गई कश्मीर की, और जवाहरलाल नेहरू एक पॉपुलर लीडर के नाते काबिज हो गए हिंदुस्तान पर, और एक अजीब सा सेक्युलरिज्म शुरू हुआ जिसमें शेख अब्दुल्ला ने कहा कि मुझे खुद मुख्तारी चाहिए और नेहरू ने कहा ले लीजिए। वजह क्या है? वजह है कि जो जम्मू कश्मीर रियासत है उसमें मुसलमान अक्सरियत में है। अरे भाई, तो हिंदुस्तान अगर एक सेक्युलर मुल्क बन रहा है तो इसमें मुसलमान और हिंदू का तकाजा कहां से आता है? आप सेक्युलरिज्म के साथ खड़े हैं, नेहरू ने कहा, तो फिर क्योंकि ये मुसलमान अक्सरियत की रियासत है तो उसके लिए एक अलग से निज़ाम हो, इसकी क्या जरूरत है? ये सवाल पूछा जाना चाहिए था, लेकिन ये सवाल नहीं पूछा गया। नेहरू ने कहा मुझे अपना अलग झंडा चाहिए, तो दे दिया। मुझे अपना एक अलग आईन चाहिए, तो दे दिया। मेरे इलाके में आपके पार्लियामेंट का कोई वजूद, कोई मुदाखलत नहीं चाहिए, तो 370 के बिना पर वो भी दे दी। मुझे हिंदुस्तान के आईन की जरूरत नहीं है कश्मीर में, तो वो भी मान गए। मैं कश्मीर के आवाम की एक अलग सिटीजनशिप डिफाइन करूंगा जिसको परमानेंट रेजिडेंट सर्टिफिकेट कहते हैं, वो भी मान गए नेहरू। आपके सुप्रीम कोर्ट की कोई मुदाखलत नहीं होगी कश्मीर में, मान गए। आपका इलेक्शन कमीशन कश्मीर में कोई वजूद नहीं रखेगा, मान गए। आपका कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल जो सरकार के खर्चों के हिसाब किताब रखता है, निगरानी रखता है, उसका कोई वजूद नहीं होगा, उसकी कोई जुरिस्डिक्शन नहीं होगी कश्मीर में, ये भी मान गए। तो आप हिंदुस्तान की सरजमी पर एक पाकिस्तान और बनाने चले थे, केवल इस बिना पर, क्योंकि पाकिस्तान भी इसी बिना पर बना था ना कि जहां पर मुसलमान अक्सरियत है वहां पर हिंदुस्तानी सिस्टम की कोई जरूरत नहीं है, हमें अपना अलग चाहिए हिसाब किताब। तो वो हिसाब किताब ईस्ट पाकिस्तान वेस्ट पाकिस्तान बन के हो गया। अब एक अलग हिसाब किताब जम्मू कश्मीर का भी अलग हो गया। वो टेक्निकली इंडिया में है क्योंकि उसने इंडिया के साथ एक्सीड किया है, लेकिन एक्सीड करने के बाद भी वहां ना इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन चल रहा है, ना इंडियन पार्लियामेंट की जुरिस्डिक्शन है, ना इंडियन सुप्रीम कोर्ट की जुरिस्डिक्शन है, ना इंडियन इलेक्शन कमीशन की जुरिस्डिक्शन है। उनकी सिटीजनशिप अलग से डिफाइंड है। और कमाल की बात यह थी कि अगर वहां पर रेस्ट ऑफ इंडिया से, बाकी मुल्क से कोई हिंदुस्तानी शहरी जाना चाहे तो उसे परमिट लेना पड़ता था, जैसे आप किसी दूसरे मुल्क में वीजा लेके जाते हैं। हाँ हाँ हाँ। तो मुझे यह ताज्जुब नहीं है कि शेख ने यह सब मांग कैसे लिया। नेहरू ने। उसकी
शेख ने मांगा ना, हाँ, मांग कैसे लिया? मांग कैसे लिया? एक मुल्क का हिस्सा होते हुए इस सब के ऊपर उसने इंसिस्ट कैसे किया? मुझे इस बात का ताज्जुब नहीं है, मुझे ताज्जुब इस बात का है कि नेहरू ने दे कैसे दिया। एग्जैक्टली, एग्जैक्टली, बिल्कुल। लेकिन क्योंकि हिंदुस्तानी अवाम उस वक्त सब कुछ भुलाकर और नेहरू पर फिदा होकर के बाकी सब की बातों को दरकिनार करके चल पड़े थे, और नेहरू ने भी पार्टी पर कब्जा कर लिया और उसमें फिर अपनी फैमिली को आगे बढ़ाया, तो एक ऐसा निजाम खड़ा हो गया। अच्छा, उन्होंने एजुकेशन पर, मीडिया पर, जो पब्लिक डिस्कोर्स है उसके ऊपर ऐसा शिकंजा कसा कि जो वो कहते थे वही ठीक था, जो वो करते थे वही सबसे बढ़िया था। तो पूरे मुल्क को ये समझते समझते पीढ़ियां लग गईं बिल्कुल, बिल्कुल। कि हमारे साथ क्या हुआ और क्या हो रहा है, क्या होता आ रहा है। अब बड़ा लंबा कठिन सफर है, तो इतना जी। और सुशील भाई, सवाल है कि 814 आज से 1980 पे हम आते हैं, तब तक considerably was very basic, फिल्मों की शूटिंग, कोई मेजर चीज। ये एक अचानक रेशन, जो ओरिजिन कश्मीरी रेफ्यूजी, उनको माइग्रेट कर दिया अकबर से पे अचानक, तो ये सोसाइटी एज वे इंफ्रास्ट्रक्चर हुआ, तो सरकार क्या कर रही? आपने कहा 47 से 89 तक। जी। देखिए, ये सतही तौर पे ऐसा लग रहा था कि सब कुछ पीसफुल था। 47 में कश्मीर का इहलाक हुआ हिंदुस्तान के साथ, भारत के साथ, और शेख के हाथ में पावर दे दी गई और महाराजा को जलावतन कर दिया गया। आप हैरान होंगे जान के कि निजाम हैदराबाद जिसने जंग लड़ी, उसको तो गवर्नर बना दिया उस स्टेट का, क्योंकि बाद में वो मान गया, उसने दस्तखत कर दिए। लेकिन जो हाथ जोड़कर कहता रहा कि मैं बिना शर्त हिंदुस्तान आ रहा हूं, उसको अपना फ्यूनरल नसीब नहीं हुआ अपनी जमीन पर। वो मुंबई में जाकर के गुमनामी में ताउम्र रहा और वहीं उसका इंतकाल हुआ और वहीं उसका फ्यूनरल हुआ। खैर, इस वक्फे में क्योंकि उन्होंने कश्मीर में अपनी सिटीजनशिप डिफाइन की और वहां जितने भी फंडामेंटल राइट्स इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के थे वो लागू नहीं होते थे, क्योंकि हिंदुस्तान का आईन वहां लागू नहीं होता था, हिंदुस्तान का सुप्रीम कोर्ट नहीं वहां लागू होता था। तो वहां मनमानी करने का दौर शुरू हुआ, और उस मनमानी में जो कश्मीर वादी के हिंदू थे, हिंदू कश्मीरी पंडित जिनको कहते हैं, हमारा कुल मिला के लेना देना जिंदगी में पढ़ने लिखने से था। तो हम सिर्फ नौकरियां करते थे, या टीचर्स थे स्कूल में, या सरकारी इदारों में थे, कहीं पोस्टमैन थे, कहीं डॉक्टर थे, कहीं ओवरसियर इंजीनियर थे, कहीं मुंशी हकीम थे, कहीं कहीं गांवों में खेतों में मवेशी पाल लेना भी होता था। लेकिन आम तौर पर हमारी वाबस्तगी पढ़ाई लिखाई से थी। तो एक तो सरकारी इदारों में, हायर एजुकेशन में, प्रोफेशनल एजुकेशन में हमें एडमिशन देना बंद कर दिया। मेरिट लिस्ट में भी जो आते थे उस पीरियड में 40s के जी बाद। हाँ, जी हाँ, जी हाँ, जो टॉप करते थे एग्जाम्स, स्कूल के बोर्ड टॉप करते थे, ग्रेजुएशन में मेरिट लिस्ट में आते थे, उन्हें भी पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए, इंजीनियरिंग के लिए, मेडिसिन के लिए नहीं देते थे एडमिशन। 70% का एक
फॉर्मूला इन्होंने बनाया कि कश्मीरी मुसलमानों को ही मिलेंगी, वो चाहे नौकरियां थी, चाहे एडमिशन थे, कम से कम 70%, बल्कि इससे ज्यादा दे देते थे, लेकिन 70% तो एक कट ऑफ था कि इससे कम तो बिल्कुल नहीं देंगे। और बाकी के 30% के लिए कुछ थोड़ा बहुत जम्मू दे दिया, थोड़ा बहुत लद्दाख दे दिया, कश्मीरी हिंदू के हिस्से कुछ आता नहीं था। और जम्मू में भी मुसलमान थे, तो कुछ जम्मू के मुसलमानों के लिए, राजौरी, पुंछ, डोडा, किश्तवाड़ के मुसलमानों के लिए, तो हिंदुओं के हिस्से कुछ आता नहीं था। तो हम लोगों को रिस रिस कर कश्मीर से बाहर पढ़ने जाना हो या नौकरी ढूंढने जाना हो, तो हमारी जलावतनी ऐसे शुरू हो गई थी। और हम लोग किसी तरह सीने पे पत्थर रख के, मन मसोस के, क्योंकि अपना घर है, अपनी जमीन है, अपनी जगह है, वहां रह रहे थे। और हमारे एक बड़े इंटेलेक्चुअल हैं, डॉक्टर तोशखानी, वो कहते हैं रह नहीं रहे थे, सह रहे थे। सह रहे थे। और फिर ये सहना जब असहनीय हो गया, जब सहन करने के बाहर हो गया, क्योंकि धीरे धीरे वो एग्रेसिव होता गया, जो हॉस्टिलिटी थी। फिर रातों रात 89 नहीं 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 नहीं, एक बात मैं आपको और बताता चलूं, जब शेख अब्दुल्ला ने इंडिया के साथ एक्सेशन को मान लिया, तो कश्मीर में एक जमात थी, जमाते इस्लामी, उसने इसकी मुखालफत की। जमाते इस्लामी के पास एक कैडर भी था। जमाते इस्लामी और शेख अब्दुल्ला में बनती नहीं थी। शेख अब्दुल्ला पॉपुलर लीडर था, जमाते इस्लामी एक तासुबी जमात थी, वो इस्लाम की बिना पर चल रही थी। हालांकि शेख अब्दुल्ला में भी इस्लामियत की कोई कमी नहीं थी, उसकी हर तकरीर कुरान की एक आयत से शुरू होती थी। लेकिन वो, अगर पाकिस्तान इस्लाम पर ज्यादा तरजीह देता था, तो शेख अब्दुल्ला कश्मीर पर ज्यादा तरजीह देता था। मुसलमान कश्मीरी या कश्मीरी मुसलमान, इसका जो एक नुआंस है, एक फर्क है, आप समझिए। तो शेख के लिए कश्मीरी मुसलमान एक बहुत बड़ी बात थी। पाकिस्तान कश्मीर को कश्मीरी मुसलमान नहीं, मुसलमान कश्मीरी के तौर पे देखता था। पहले वो मुसलमान है, फिर चाहे वो कश्मीरी है या डोगरी है या लद्दाखी है या पहाड़ी है या गुजरी है, जो भी कुछ है। इस छोटे से नुआंस में ये पॉलिटिक्स बटी। और जमाते इस्लामी को, उसके काडर को अपनी तरफ खींचने के लिए शेख जब दोबारा 1975 में वहां वजीर आला बने, तो उन्होंने बड़ी तादाद में उन्हें एजुकेशन डिपार्टमेंट में नौकरी दी, उनके उस्तादों को टीचर रख लिया। तो हालत यह हो गई कि कश्मीर के सरकारी स्कूल मदरसे जैसे दिखने लगे। और वहां से जो तरबियत शुरू हुई, तो उसने ऐसी पीढ़ियां पैदा की कि जो 90 तक आते आते वो एक जिहादी फर्वर के साथ, एक एग्रेशन और एक नफरत के साथ, हिंदू के खिलाफ नफरत, गैर मुसलमान के खिलाफ नफरत, और क्योंकि इंडिया एक हिंदू अक्सरियत की रियासत थी, तो इंडिया के खिलाफ नफरत। तो इस्लाम पसंदगी और हिंदू नफरत, काफिर नफरत, इसकी एक जुगलबंदी हुई, जिसने इस पूरे डिस्क्रिमिनेशन को और हॉस्टिलिटी को उरूज पे ला दिया। और इसको एक चिंगारी की जरूरत थी। वो इस तरह मिली कि अफगानिस्तान में रूसी आ गए, तो अमेरिकियों ने अपने खजाने खोल दिए, तो पाकिस्तान के पास बेइंतहा असला और दौलत आ गई। उधर इंदिरा गांधी ने और कांग्रेस ने गलतियां की और सिखों को पूरी तरह नाराज कर दिया, तो पाकिस्तान के हाथ पंजाब
को सुलगाने का एक मौका मिल गया और फिर कश्मीर तैयार पड़ा था, वो चिंगारी कश्मीर में भी दिखा दी गई। तो जिन कैंपों में खालिस्तानी तैयार होते थे, उन्हीं कैंपों में कश्मीर के जिहादी तैयार होने लगे। पैसे और असले की कमी थी नहीं, तो उनको लगा कि अब हिंदुस्तान पर एक कहर बर्पा करने का अच्छा मौका है, जिसका उन्होंने भरपूर इस्तेमाल किया। तो 90 का सफर इस तरह तय हुआ। 90 एकाएक नहीं आया, 90 को अच्छे से पकाकर तैयार किया गया। और 90 से पहले 1986 में दंगे हुए अनंतनाग में। तब फरवरी का महीना था, मुफ्ती मोहम्मद सईद का घर का इलाका पड़ता है बिजबिहारा, और कश्मीर में कांग्रेस की सपोर्ट से एक ब्रेकअवे नेशनल कॉन्फ्रेंस की हुकूमत चल रही थी, जो दामाद थे शेख अब्दुल्ला के, उनकी सदारत में वो वजीर आला थे। उनका नाम था गुलाम मोहम्मद शाह। हुकूमत शेख के कुनबे से थी, लेकिन सपोर्ट कांग्रेस का था। मुफ्ती मोहम्मद सईद कांग्रेस के थे। उन्होंने कहा कि ये जब तक बना रहेगा तो मेरी बारी कब आएगी, तो एक ऐसा दंगा करा दिया जाए ताकि ये चलते बने और फिर मेरी हुकूमत आ जाए। उस दंगे में हम गरीब मारे गए, क्योंकि दंगा किसके खिलाफ करना है। मुफ्ती मोहम्मद सईद खुद एक मुफ्ती थे, जमाते इस्लामी से बहुत करीबी थे। शेख अब्दुल्ला के खिलाफ सियासत करनी है तो जमाते इस्लामी को साथ लेके चलना पड़ता है, और जमाते इस्लामी के काडर के साथ एक मुफ्ती का वाबस्ता होना कोई बहुत ताज्जुब की बात नहीं है। और उनके साथ मिलके उन्होंने अनंतनाग में एक दंगे को अंजाम दिया फरवरी के महीने में 1986 में। तब ये आज़ाद कश्मीर का पहला बड़ा दंगा था, जिसमें 40 से ज्यादा मंदिर तोड़े गए और सैकड़ों दुकानें और मकान लूट लिए गए, लोग मारे गए। तो ये 1999-90 का हरकारा दस्ता था। इसने आहट दे दी कि आने वाले वक्त में क्या होने जा रहा है। तो ये मैं समझता हूँ सारे नेशन से कि इस कश्मीर का शुरू हुआ जो पीक पे, उसमें बराबर की कांग्रेस और अब्दुल्ला कसूरवार, उन्हें आंखें बंद। एक सेकंड, अपनी आंखें बंद सारे और कश्मीर में रहा। हम आज आपने देखा शेख बीजेपी के वालिद और साथ कैसे आज जब भारत कोशिश कर रही है आर्टिकल 3 के नाम पे वहाँ बन रही, तो कैसे समझेगा कोई हिंदुस्तान का वसीम उसको ब्लेटेंट मार के कहता है हिंदुस्तान करेगा, कैसे मामला चलेगा, कैसे पंडित सफर वापस। मैं 95 जिनीवा गया मिशन, वहाँ कश्मीरी पंडित आए थे, प्रोफेसर काशीनाथ पंडित। वो हमें उनका ये कहना है कश्मीर जम्मू में टेंट्स में रख दिया। बोले यहाँ सिंपैथी गेन करने के लिए जबरदस्ती बजाय वापस सिक्योरिटी देते कश्मीर एक सिंपैथी गेन करने इतनी बड़ी भारत, चलो नोटिस में नहीं, लेकिन में आके इतनी बड़ी भारत प्लेटमेंट होती, चले अब हम कांग्रेस का दौर है। अब कैसे मामला रोज में हो रहे हैं, नाम लेवाए हो रहे हैं खतरे, आप कैसे लोग वापस ऐसी नजर आई? नहीं, अभी
इस तरफ मुझे नहीं लगता कि बहुत ज्यादा चीजें बदलने वाली हैं। आपने ठीक फरमाया कि कांग्रेस की हुकूमत नहीं है, अब्दुल्ला की भी हुकूमत नहीं है, 370 भी हट गया है, लेकिन कत्लो गारत जारी है, तशद्दुद जारी है। और उसकी वजह यह है कि इसको इस सतह तक लाने के लिए जो वक्त और जो मेहनत की गई है, जो दिमागों में जहर भरा गया है, पीढ़ियों को बरगलाया गया है और एक शिकंजा कसा गया है पूरे माशरे पर, वहां की इकोनॉमी पर, वहां की ब्यूरोक्रेसी पर, वहां की पुलिस पर, वहां के मीडिया पर, वहां के एकेडमिया पर, वहां की सिविल सोसाइटी पर एक शिकंजा जैसा कसा गया है। यहां तक के बार एसोसिएशन का हेड भी हुर्रियत का सिंपथाइजर, चेंबर ऑफ कॉमर्स का हेड भी हुर्रियत का सिंपथाइजर, सहाफियों की एक बहुत बड़ी जमात हुर्रियत का। उसकी वजह यह रही कि हिंदुस्तान की सियासत में कांग्रेस ने जो एक ढर्रा शुरू कर दिया था, वो ढर्रा था अपीजमेंट का, कि हमें कश्मीरियों के दिल जीतने हैं। अब दिल जीतने हैं तो आप उन्हें तरह तरह की रियायतें देते रहिए, वो जो मांगे वो दीजिए। तो वहां सेपरेटिस्ट होना, हिंदुस्तान की मुखालफत करना एक मुनाफे का धंधा हो गया था। मेरे एक बहुत बुजुर्ग साथी हैं जवाहरलाल कौल, वो जिस दोस्त के साथ बड़ी शुरुआती जमातों से पढ़ते पढ़ते ऊपर बढ़े, उनमें से एक मुसलमान दोस्त उनका दिल्ली जब उनसे मिलने आया तो उन्होंने उनसे पूछा कि भाई आप लोग क्यों पागल हो गए? अब दोस्तों में ये बातें बड़ी बेसाख्ता चलती हैं कि यार तुम्हारा दिमाग खराब है क्या? मैं पूछा क्यों? उन्होंने कहा मुझे बताइए, हिंदुस्तान के 1000 किलोमीटर रेडियस में, 2000 किलोमीटर रेडियस में कोई ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां मुसलमानों को इतने अख्तियारात हासिल हैं, उनको इतना सुकून हासिल है, उनके पास तरक्की के इतने वसाइल हासिल हैं। आप मुझे एक ऐसा मुल्क बता दीजिए जहां मुसलमान इतने खुश हैं। 1000 2000 किलोमीटर रेडियस में किसी भी डायरेक्शन में निकल जाइए। उन्होंने कहा नहीं, ऐसा कोई मुल्क नहीं है। उन्होंने कहा फिर बताइए कि आपको हिंदुस्तान में तकलीफ क्या है? तो जवाब में उनके दोस्त ने उनसे कहा कि आप हिंदुओं में ऐसा माना जाता है कि कोई मंत्र होता है, वो मंत्र बोलने से आपकी ख्वाहिश पूरी हो जाती है, ऐसा होता है क्या? तो ये जो जवाहरलाल कौल थे हमारे बुजुर्ग साथी, उन्होंने सोचा, उन्होंने कहा सुना तो मैंने भी है कि ऐसा होता है कि कोई मंत्र बोला जाए उससे दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाती है। तो कहते हैं आपने कोई ऐसा मंत्र कभी पाया है, आपकी कोई दिल की ख्वाहिश पूरी हो जाए, ऐसा कुछ सुना है? उन्होंने कहा ऐसा तो मेरे पास आज तक कोई आया नहीं है मंत्र। तो उनके मुसलमान दोस्त ने कहा लेकिन हम कश्मीरियों को वो मंत्र मिल गया है। तो उन्होंने पूछा वो क्या है वो मंत्र? तो उन्होंने कहा वो मंत्र है पाकिस्तान जिंदाबाद। कि जब हम पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं, हिंदुस्तान की रियासत घुटनों के बल आकर हमसे पूछती है कि हुजूर क्या खिदमत की जाए आपकी। तो हम ऐसा कहना क्यों बंद करें? यह निजाम नाफिज किया गया कश्मीर में। तो जो वहां हिंदुस्तान जिंदाबाद बोलता है उसको जूते पड़ते हैं, उसको गोली भी खानी पड़ती है। बड़ा लंबा सफर है आपका। तो
हिंदुस्तान भी उसको कुछ नहीं समझता, क्योंकि हिंदुस्तान कहता है ये तो अपनी जेब में है, ये तो पहले ही हिंदुस्तान जिंदाबाद बोल रहा है, इसके ऊपर क्या खर्च करना। खर्च उस पे करो, दिल उसका जीतो जो आपसे रूठा बैठा है। तो सारा खर्च उन लोगों पे होता है जो पाकिस्तान जिंदाबाद बोलते हैं। तो पाकिस्तान जिंदाबाद प्रीमियम का सौदा है, मुनाफे का सौदा है, और वतन परस्ती कश्मीर में घाटे का सौदा है। उसको जिहादी भी गोली मारता है और उसको हिंदुस्तान की रियासत की भी बेरुखी देखनी पड़ती है। तो सर सॉल्यूशन कैसे आगे बढ़े, चेंज तो कैसे? सोल्यूशन इसको उल्टा करना है। जो पाकिस्तान जिंदाबाद कह रहा है उसको दामादों की तरह पालना बंद करना है। ग्रेट ग्रेट। उसको उसका खामियाजा भुगतवाना है। हिंदुस्तान से और वतन से गद्दारी करने का जो कीमत चुकानी पड़ती है, जब वो कीमत चुकाने लगेगा तो उसको अकल आएगी। आज तक उसको उसका मुनाफा मिलता रहा है। सर हमारे एक दोस्त हैं रविचंद्रन साहब, उन्होंने एक सवाल आपके लिए भेजा है, वो एकेडमिक्स है, तो मैं आपसे पूछना चाहूंगा कि व्हाट प्रोग्रेस हैज बीन मेड इन एस्टेब्लिशिंग एंड आइडेंटिफाइंग द लैंडेड प्रॉपर्टी लेफ्ट बाय कश्मीरी हिंदूज इन कश्मीर ड्यू टू persecution which have been usurped by those who are not the owners and the identity of the property। तो ये क्या क्या है, जो प्रॉपर्टीज आप छोड़ कब्जे हो गए आप, क्या एक धेला कॉम्पनसेशन नहीं मिला है किसी को। आप लोगों को तो इंडिया ओन ही नहीं करता। बिल्कुल नहीं करता। एक नया पैसा कॉम्पनसेशन नहीं मिला है किसी को। और अब भी इस सरकार ने भी कोई ऐसा कमीशन या कोई बिल्कुल नहीं दिया है। और 25,000 नॉन कश्मीरी को डोमिसाइल मिले हैं, तो आप लोगों के रिपेट्रिएशन के लिए क्या हो रहा है? फिलहाल तो कोई पॉलिसी नहीं है, कोई प्रपोजल नहीं है। देखिए, हम 3 चीजों की मांग कर रहे हैं, या कहें 4 चीजों की मांग कर रहे हैं। हम कह रहे हैं कि आप हमें सैलाब ज़दा लोगों की तरह ट्रीट मत कीजिए। आप हमें जलजला ज़दा लोगों की तरह ट्रीट मत कीजिए। हम वहां किसी नेचुरल कैलामिटी की वजह से नहीं निकले थे। हमारी नस्ल कुशी की गई है। हम जेनोसाइड विक्टिम्स हैं। आप जेनोसाइड को एक्नॉलेज कीजिए, सबसे पहली बात। जब तक आप ये नहीं मानेंगे कि हमें हमारी शिनाख्त की वजह से वहां से मारा गया, लूटा गया, बेदखल किया गया, तब तक आप लीपापोती कर रहे हैं और कुछ नहीं कर रहे हैं। हमारे पास वहां अपने घर थे, जमीन थी, काम थे, धंधे थे, मंदिर थे, सारे बंद हो गए। तो हमारे पास वो सब कुछ था जो आज आप कह रहे हैं कि खैरात में लीजिए और चले जाइए। हम तो वो सब छोड़ करके आए ना वहां से, तो आज आपसे ये खैरात क्यों लें? हम इसलिए छोड़ के आए कि हमारी जान पे बनाई थी, वहां नस्ल कुशी हो रही थी। आप उस नस्ल कुशी पर पर्दा डाल रहे हैं। ये पर्दा डालना बंद कीजिए, उसको आप एक्सेप्ट कीजिए, उसको एक्नॉलेज कीजिए कि वहां जो हमारे साथ हुआ वो एक नस्ल कुशी थी, नंबर 1। नंबर 2, इस नस्ल कुशी के दौरान हमारे खिलाफ जो जुर्म हुए, जो वारदातें हुई, जो कत्ल हुए, उन सब में से एक की भी आज तक तफ्तीश होकर, मुकदमा चलकर, सुनवाई होकर सजा तय नहीं हुई है। मुजरिम घोषित नहीं हुआ है, तय नहीं हुआ है, जस्टिस नहीं मिला है, इंसाफ नहीं मिला है। आप इस सरकार से उम्मीद रखते हैं आगे ऐसा कुछ होगा? क्योंकि आर्टिकल 70 के बाद बहुत उम्मीदें बन गई थी। बिल्कुल, हमें हमें उम्मीद है। हमें उम्मीद है तो इसी सरकार से है। लेकिन अभी तक
30 सालों से ये सिर्फ उम्मीद ही है, और इस सरकार के भी 6 साल निकल गए हैं और ये उम्मीद पूरी होती दिखाई नहीं पड़ रही है। एफआईआर के ऊपर एफआईआर, हजारों फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट्स पड़ी हुई हैं, उन पर धूल जम रही है, उस पर किसी तरह का कोई मुकदमा कहीं नहीं चल रहा है। तो ये हमारी दूसरी मांग है कि पहली मांग तो है कि हमारी नस्लकुशी को एक्नॉलेज कीजिए, और दूसरी मांग ये है कि जो विक्टिम्स हैं और जो सर्वाइवर्स हैं उनके साथ इंसाफ कीजिए। क्या हमारी डेमोक्रेसी और हमारा क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम बांग्लादेश से भी गया बीता है क्या? उन्होंने 1971 के वॉर क्रिमिनल्स को फांसियां दी हैं, स्पेशल ट्राइब्यूनल्स चलाकर। पिछले 5 साल से वो ये कर रहे हैं, और हमारे जो मुजरिम हैं वो वहां लीडर बने घूम रहे हैं, जायदादें बना लिए हैं उन्होंने, टाइकून बने हुए हैं, वो सोशल आइकॉन्स बने हुए हैं। वो चाहे गिलानी हो, चाहे बिट्टा कराटे हो, चाहे यासीन मलिक हो, चाहे मीरवाइज हो, ये लोग हमारे खून से ऊपर से नीचे तक सराबोर हैं। इन्होंने हमारी कत्लो गारत में शामिल हुए हैं, ये शमूलियत की है। तो हम कह रहे हैं कि इन्हें इनके किए की सजा मिले ताकि हमें इंसाफ मिले, ये हमारी दूसरी मांग है। और हमारी तीसरी मांग ये है कि हम जब जब कहते हैं कि हमारे साथ ये जुल्म हुआ कश्मीर में, तो बहुत से लोग कहते हैं कि साहब हमने तो जुल्म नहीं किया, हमने तो बंदूक नहीं उठाई, वो गोली चलाने वाले कुछ मुट्ठी भर लोग थे। वो बात ठीक कहते हैं कि हमें गोलियों से मारने वाले कम लोग थे, लेकिन ऐसे लोग बहुत बड़ी तादाद में थे जो हमारे रुखसत होने की राह देख रहे थे ताकि वो हमारे घरों में घुस जाएं, ताकि वो हमारी दुकानों में घुस जाएं, हमारे बागानों खेतों में घुस जाएं, हमारे मंदिरों में घुस जाएं और जमीनों पर कब्जा कर लें, हमारे बिजनेसेस हथिया लें, हमारे कारोबार छीन लें। ऐसे लोगों की तादाद बहुत बड़ी है, और इन लोगों के पास वो लूटा हुआ माल एक इंसेंटिव की तरह है कि अगर हम फिर जाएंगे तो हमारी फिर नस्लकुशी होगी। तो तीसरी शर्त यह है कि जिन लोगों ने हमारे जमीन, मकान, जायदादें, व्यापार, दुकानें, बाग कब्जे में ले लिए हैं, उनसे वो कब्जे छुड़ाए जाएं। जिन लोगों ने औने पौने सस्ते में हमसे ये जबरदस्ती खरीद ली हैं और हमको उन्हें बेचनी पड़ी हैं, वो सौदे रद्द किए जाएं, कैंसिल किए जाएं। क्योंकि कोई आकर के कैंप में, तंबू में कहे कि भाई तुम्हें तो पैसों की जरूरत है, तुम्हारे बूढ़े बाप बाप को दवाई चाहिए, तुम्हारे बच्चों को पढ़ाई चाहिए, मैं तो तुम्हारे खेत में घुस ही गया हूं, उसकी देखभाल कर रहा हूं, अब मेरे पास इतने पैसे हैं, ये ले लो, अपना काम चलाओ और मेरा भी काम बन जाए। तो ऐसे डिस्ट्रेस सेल्स, अपॉर्चुनिस्टिक डील्स बहुत हुई हैं, जब लोगों को मजबूरी में झक मार के जो मिल रहा है वो लेना पड़ता था। तो हमने कहा ऐसे लोगों ने जिन्होंने हमारी नस्लकुशी का फायदा उठाया है, ये फायदा गलत है, क्योंकि ये फायदा एक गलत नजीर बनेगा। कल को ये फिर नस्लकुशी की इंतजार करेंगे, राह देखेंगे, क्योंकि ऐसे फायदे उठाने को तैयार रहेंगे। तो इनसे वो वापस लिया जाए। और चौथी बात ये कि हम अब अगर वहां लौटेंगे तो छितराए हुए अलग अलग एक मोहल्ले में 2 या 4 बन के नहीं लौटेंगे, क्योंकि फिर वहां हम लोग सिटिंग डक्स होंगे, हम फिर वहां हॉस्टेजेस हो जाएंगे और 1-2 पीढ़ी बाद फिर निकाले जाने को मजबूर होंगे। तो अब हमें सबको, पूरी कम्युनिटी को एक जगह, एक मुश्त इकट्ठा करके बसाया जाए ताकि हम अपनी कम्युनिटी रीबिल्ड कर सकें। अब हम हॉस्टेज बनकर जाने को और जिबा होने को नहीं लौटेंगे।
तो ये 4 हमारी मांगे हैं। इनकी तरफ कोई पेशरफ्त होती अभी दिखाई नहीं पड़ रही है इन चारों में। और दूसरी बात ये कि 370 हटने के बाद वहां जो जिहादी शिकंजा ढीला करने के लिए काम होने थे, जो लोग काबिज हैं वहां के इदारों पर, उनको पर्ज करने का जो काम होना था वो नहीं हो रहा है। वहां फिर दिल जीतने की मुहिम चालू हो गई है कि 370 हटा दिया। जी, तो एक कदम आगे 2 कदम पीछे जैसा मंजर है। सुशील भाई, यही हाल कुछ का भी। अब हम जरा कश्मीर हिंदुस्तान की तरफ आते हैं, भारत जिसको कहते हैं। सेक्युलरिज्म सेक्युलरिज्म है पूरे हिंदुस्तान में। हर आदमी कोशिश है कि बस मुसलमान तो इनको वो कर। मैं नहीं कह रहा कि आप इक्वल ट्रीटमेंट दें, आप मेजोरिटी के सेंटिमेंट्स को हल करके माइनॉरिटी का हमेशा ख्याल रखा है। तो अगेन इस गवर्नमेंट से दुनिया कह रही है कि हिंदुत्व का एजेंडा है, अखंडता का एजेंडा है, एक्सट्रीमिस्ट है। असल में तो जो कश्मीर में हो रहा है वही हिंदुस्तान को खुश करने के लिए। ये साफ कहा कि वहां की ये चीज हो रही है, कश्मीर में आज भी उनको मनाया जा रहा है। तो हिंदुस्तान में कैसे ये है कि क्या किया जाए? आज का जनरेशन है इंडिया की, वो रियलाइज कर रहे हैं कि उस हमें पीसा जा रहा है। हमारे रिलीजियस सेंटिमेंट और दीगर चीजों को तबाह करके किया जा रहा है। तो कैसे किया जाए? ये सच में बहुत दुख की बात है और बहुत ही खतरनाक मोड़ लेने वाली है ये बात। मैं आपको एक छोटा सा एग्जाम्पल दूंगा, आप गूगल करके देख सकते हैं। इंडिया में पिछले साल जो सेंट्रल गवर्नमेंट की 19 मिनिस्ट्रीज हैं, 19 मंत्रालय हैं, वजारतें हैं, उन्होंने स्कॉलरशिप्स दी थी स्टूडेंट्स को। 80%, 80% ये स्कॉलरशिप्स मुसलमान बच्चों को मिली। 7.5% स्कॉलरशिप्स क्रिश्चियन बच्चों को मिली और 4.5% से कम स्कॉलरशिप्स हिंदू बच्चों को मिली, जो कि 80%। मुसलमान, हाँ, जो कि 80% है पॉपुलेशन पॉपुलेशन का, 4.5% से कम। ऐसा नहीं है कि गुर्बत कम है हिंदुओं में, बहुत है। ऐसा नहीं है कि उनमें डिजर्विंग लोग नहीं है, मेरिटोरियस लोग नहीं है। दिक्कत यही है कि आज भी जो निजाम बन गया है, जो एक जहनियत बन गई है, जो पॉलिसी स्ट्रक्चर में घुस गई है बात, वो ये है कि हमें माइनॉरिटीज के लिए बढ़ चढ़ के काम करना है, चाहे वो मेजॉरिटी के एक्सपेंस पे ही क्यों ना हो। और इसी वजह से ये परवर्जन आया है। ये परवर्जन है, ये और कुछ नहीं है। बदलेगा। अगर ये नहीं निकला तो ये बम की तरह फूटेगा। आरिफ साहब, मैं 2 बातें कहता हूं। हिंदुस्तान में मिशनरीज बहुत सारे चर्च डॉलर्स लेके आते हैं, वो इसी तरह कन्वर्ट करते हैं कि आइए हम आपके बच्चे का अपने मिशनरी स्कूल में एडमिशन करा देंगे या मिशनरी अस्पताल में फ्री इलाज करा देंगे। तो जो गुर्बत के मारे हैं वो खाने पीने और पढ़ने लिखने, बच्चों के मुस्तकबिल के लिए ईसाई हो जाते हैं। एक दूसरी जमात है जो पेट्रो डॉलर्स लेके आती है, वो बड़े बड़े मदरसे खोलती है और इसी तरह
गुर्बत के नाम पर और पैसे खर्च करके वो भी कन्वर्जन में तो लगी हुई हैं, लेकिन उनके डॉलर्स कम से कम इंडिया की फॉरेन एक्सचेंज किटी में तो जाते हैं। ऐसा ही है ना? लेकिन जो हिंदुस्तान की सरकार है, भारत की सरकार है, वो मेरे टैक्स के पैसे से जो स्कॉलरशिप देती है, तो मुझे कहती है कि तुम्हारे बच्चे को अगर स्कॉलरशिप चाहिए तो पहले मुसलमान बनो, ईसाई बनो, तो तुम्हारे टैक्स के पैसे से जो स्कॉलरशिप तुम्हारी सरकार देती है वो तुम्हें मिलेगी। इसका मतलब तो यही हुआ ना कि अगर 80% सरकारी स्कॉलरशिप हिंदुओं को नहीं मिलेगी, तो हिंदू को स्कॉलरशिप लेने के लिए अपना मजहब बदलना है। और वही काम मिशनरीज कर रही हैं, वही काम मदारिस कर रहे हैं। वो पेट्रो डॉलर ला रहे हैं, वो बैप्टिस्ट चर्चेस से, साउथ अमेरिका से बड़े बड़े माल इकट्ठा करके ला रहे हैं। तो यहां की जो अक्सरियत है, जो बेचारा हिंदू है, वो तो दो पार्टों में पिस रहा है। कौन सरकार सेक्युलरिज्म के नाम पर बदलेगा? कौन मालिक? लेकिन इस सरकार से बड़ी उम्मीदें हैं, थी भी और हैं भी, लेकिन वाकई 6 साल गुजर गए हैं, अभी तक कोई कंक्रीट चेंज नहीं आया। जैसे कि इंडिया में मैं सेक्युलरिज्म। आपको पिछले साल का आंकड़ा दे रहा हूं, ये 80% स्कॉलरशिप्स इस सरकार ने पिछले साल दी हैं। तो सुशील भाई, अब आम हिंदुस्तानी को बताएं कि कैसे चीजें तब्दील होंगी फिर। आम हिंदुस्तानी ये सोच के बैठा है कि मैंने वोट दे दिया तो अब 5 साल में आराम से सो सकता हूं, करती रहे ये सरकार जो करना है। सरकार तो तो दिक्कत यह है कि आम हिंदुस्तानी को जगाने की जरूरत है, हर रोज जगाने की जरूरत है, और हर रोज बताने की जरूरत है कि अपने हुक्मरानों से सवाल पूछो और हिसाब लो। और ये ये मान के मत बैठो। सोशल मीडिया इज द बेस्ट वे टू डू इट। जी हाँ, क्योंकि यही हाल था। नेहरू के ऊपर भरोसा करके हमने 30-40 साल गवा दिए। ये जो भरोसा है, ये बहुत खतरनाक चीज है। ऐसा ही है। इसी भरोसे में हम 40-50 साल गंवा गए अपने, और फिर भरोसा करके हम बैठे हैं कि हमने तो अब बदलाव ला दिया, निजाम बदल दिया, बड़े अच्छे अच्छे नारे थे, बहुत अच्छी अच्छी तजवीजें थी, अब कर लेंगे। अब कभी कभी कुछ कर भी देते हैं, 370 जैसी चीज हो जाती है, लेकिन बदल आते आते इतनी देर हो जाती है कि आप कहें कि साहब ऑपरेशन इज सक्सेसफुल बट द पेशेंट इज डेड। दो छोटी सी चीजें पूछनी है। पंडित नेहरू और महेश भट्ट कश्मीरी पंडित हैं? महेश भट्ट शायद कश्मीरी पंडित नहीं है। अच्छा, पंडित नेहरू हैं। पंडित नेहरू तो हैं, ऐसा मुझे भी कम से कम अच्छा, इतना ही मालूम है। सुशील भाई, मैंने आपसे तवक्को से बहुत ज्यादा टाइम ले लिया है। आखिरी सवाल, आप सवाल तो बहुत सारे हैं। मैं आपसे एक आखिरी सवाल पूछता हूँ, चाइना के हवाले से। कि अभी आपने देखा कि ईरान ने हमला किया चाइना पे। उसकी शायद वही है कि लद्दाख का जो क्या उपाय कर सकते हैं, शायद अपना समझते रहे। चाइना बायकॉट चल रही है, जंग भी एक नजर आ रही है, करे हुए हैं कि चाइना। आप इस हवाले से क्या कहें, और इसमें कश्मीर को क्या इस हिसाब से देखते हैं? क्योंकि पीछे गिलगित बल्तिस्तान ऑलरेडी चाइना में कर दो, एयरपोर्ट सब चाइना के कब्जे। तो ये चाइना खत्म हो गया कि वापस चले गए हैं, वापस के कर रहे हैं कि दे विल। ऐसा है, चीन लगातार हमको टटोलता रहा है, और चीन की एक आदत रही है, सलामी स्लाइसिंग कहते हैं उसको,
धीरे 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 एक एक टुकड़ा करके एक एक आधा आधा किलोमीटर घुसता चला जा रहा है। और जो कांग्रेस की 10 साल हुकूमत रही, उसमें कांग्रेस ने चीन को बहुत भीतर तक आने दिया और बॉर्डर एरियाज में कोई इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं बनाया, और चीन के बारे में मुगालते पालना ये कांग्रेस की नेहरू के जमाने से एक पॉलिसी रही है और उसकी कीमत भारत चुकाता रहा है। तो चीन की आदतें बिगड़ गई। पिछले 30-40 साल में चीन ने जो सलाहियतें पैदा की हैं, माल पैदा किया है, ताकत पैदा की है, उसने चीन की इस भूख को और बढ़ाया है। और अभी जो चीन ने किया है वो ऐसा है कि 10 किलोमीटर आइए और 3 किलोमीटर हट जाइए। अच्छा, ऐसा हुआ है? हाँ, तो इस तरह की जब वो बात करते हैं तो हमें लगता है कि चलिए कुछ तो हटा, लेकिन अभी बातचीत जारी है। तो वो बाकी के 10 किलोमीटर भी पूरे के पूरे 10 हटेगा या 5 हटेगा या 4 हटेगा, ये अभी देखना बाकी है। यानी अभी जो हुआ है इसमें वो इंडियन टेरिटरी। जी हाँ, ऐसा है कि ये डिमार्केटेड टेरिटरी नहीं है, लेकिन जिन हिस्सों को इंडियन आर्मी ट्रेडिशनली पेट्रोल करती रही है और उसके बाद जो बफर जोन है, उन हिस्सों को पार करते हुए चीन बहुत नजदीक आकर के चौकियां बनाने बैठ गया था और हमारी सीमा के भीतर झांक कर देखने लायक वांटेज पोजीशंस पर, हाइट्स पर, रिजेस पर आ गया था। और ये जो नेगोशिएशंस हुई हैं, ये डिसएंगेजमेंट की नेगोशिएशंस हैं, ये स्टेटस को एंटी की नेगोशिएशंस नहीं है। अच्छा, अभी डिसएंगेजमेंट का मतलब यह है कि हमारी फौजें जो आईबॉल टू आईबॉल हैं, वो एक एक 2-2 किलोमीटर पीछे हटेंगी। अच्छा, ताकि जो इमीडिएट हॉस्टिलिटी का खतरा है वो हट जाए। वो ना बना रहे। उसका स्टेज 2 उसके बाद ये है कि आप अपनी डिप्लॉयमेंट को डेंस ना करके थिन करेंगे, यानी आपने जो आर्टिलरी मूव की है वो पीछे ले जाएंगे। वो और पीस टाइम एरिया में ले जाएंगे। और फिर तीसरा डायमेंशन ये है कि अब आप अपनी पेट्रोलिंग और अपने स्ट्रक्चर्स को प्री 19 पोजीशन पे ले जाएंगे। तो इन 3 चीजों में से अभी पहली चीज हुई है डिसएंगेजमेंट।